Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we will solve circuit diagram numerical that are very important and having too much long solution. They are complicated and too much conceptual numerical. So be attentive now. Open your books and try to understand the structure that is given in your book. Problem number 13.8. Find the current and power dissipated in each resistance of the circuit shown in figure. प्रॉब्लम 13.8 मैं आपको समझाऊंगी और इसके बाद आपने प्रॉब्लम 13.7, 13.6 खुद सॉल्व करने हैं. सेम प्रोसीजर है, सेम मेथड है. और अगर आपने किरचॉफ सेकंड रूल अभी तक उसका लेक्चर अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले आपको वो लेक्चर अटेंड करना होगा. अदरवाइज़ आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इक्वेशन राइट करना नहीं कर सकेंगे. दिस इज सर्किट डायग्राम. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम. R1, R2, R3, R4, R5, R6. देयर आर 6 रेजिस्टेंसेस गिवन हेयर. अंडरस्टैंड हमने क्या करना है. R1, R3 ये क्या है, इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस हैं जो कि सिर्फ करंट I1 पे डिपेंड करती हैं, करंट I. R2 जो रेजिस्टेंस है आपके पास ये I1 भी है और I2 भी है, इन दोनों पे डिपेंड करती हैं. ठीक है. ये R1, R3 जो है R2 के लिहाज से ये इंडिपेंडेंट हैं, ये जस्ट डिपेंड करती हैं I1 पर. R4 जो है और R5, R6 ये जो हैं ये इंडिपेंडेंट है एज़ कम्पेयर टू I1. या सिंपल वर्डिंग में मैं आपको ये समझा देती हूँ कि R1 और R3 में से I1 करंट पास कर रहा है सिर्फ, और R2 जो रेजिस्टेंस है इसमें से दो करंट पास कर रहे हैं, I1 भी और I2 भी. R4, R5, R6 इसमें से भी सिर्फ R2 करंट ही पास कर रहा है, इन तीनों में से भी. जबकि ये जो सेंटर वाली रेजिस्टेंस है इसका इशू है, यानी जब हम अपने इक्वेशन राइट करेंगे तो R2 को राइट करते हुए तो हमें I1 और I2 दोनों करंट को डिस्कस करना होगा. तो डाटा में हमें यहाँ आपको एक बैटरी नज़र आ रही है. E1 6 वोल्ट, E2 इज़ 10 वोल्ट, R1 1 ओहम, R2 इज़ 2 ओहम, R3 1.0 ओहम, R4 इज़ 1.0 ओहम, R5 2.0 ओहम, R6 इज़ ऑल्सो गिवन हेयर, दैट इज़ हम इसको कंफर्म करते हैं ये 2.0 ओहम है या 1.0 ओहम है. जब आप बुक ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्किट डायग्राम आपको इस तरह से गिवन है. यहाँ पे आपने इनको नेम्स खुद देने हैं. ओके. E1, E2, R1, R2, R3, R4, R5, R6. तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस रेजिस्टेंस को क्या नेम देते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो इक्वेशन होगी सर्किट की वो राइट की जाएगी. चलिए हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1. R1 जो है हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, इसमें से कितना करंट पास कर रहा है I1 कहेंगे उसे, इज़ नॉन एज I1. फिर हम कहेंगे करंट थ्रू R2, रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास कर रहा है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय I2. करंट थ्रू R3 इज़ वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज़ रिटन एज I3. तो दीज आर आवर रिक्वायरमेंट्स वी हैव टू फाइंड नाउ. करंट थ्रू रेजिस्टेंस R1 I1, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 इज़ नॉन एज I2 वी हैव टू कैलकुलेट. करंट थ्रू रेजिस्टेंस R3 हमने फाइंड करना है I3. अब बेटा यहाँ कंफ्यूज नहीं है ना कि हम R3 फाइंड करने जा रहे हैं, नहीं, हम R3 में से जितना करंट पास आउट हो रहा है वो फाइंड करना है. तो करंट I3 हमने फाइंड करना है. अंडरस्टैंड. करंट थ्रू रेजिस्टेंस R4 इज रिप्रेजेंटेड बाय I4 वी हैव टू कैलकुलेट एंड सो ऑन टिल द करंट थ्रू रेजिस्टेंस R6 इज I6 वी हैव टू कैलकुलेट. And in second part we have to calculate the power dissipation in each resistance. इसका मतलब है हमारे पास 6 रेजिस्टेंसेस हैं तो हर रेजिस्टेंस में कितनी पावर वो डिसिपेट कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है, खर्च कर रहा है, वो हमने फाइंड करनी. इट मीन्स हमें P1, P2, P3, P4 एंड टिल P6 वी हैव टू कैलकुलेट. तो देखिए कितना लॉन्ग न्यूमेरिकल हुआ. इस वजह से मैंने कहा है न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि रिमेनिंग 2 न्यूमेरिकल्स जो हैं आपने खुद सॉल्व करने हैं. ओके. नाउ वी आर गोइंग towards solution. So before writing this equation it's compulsory to listen the lecture of Kirchhoff's second rule. So by applying Kirchhoff's second rule on loop A B C D A, कौन से वाला A B C D A, और सेकेंड लूप कौन सा है B E F
BCEFEB, या आप ऐसे कह लें BCEFEB। तो फर्स्ट लूप की पहले हम बात करते हैं। फर्स्ट हम इसकी इक्वेशन राइट करेंगे। ओके, इसकी इक्वेशन हमने किस तरह से राइट करनी है, चलिए हम बात कर लेते हैं I1 R1 से। ये करंट, ये R1 रेजिस्टेंस है। अब बेटा जब करंट हम इस तरह से लेकर आएंगे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे। इस पॉइंट पर हायर है वैल्यू है और यहाँ पर लोअर वैल्यू। जब भी हायर से लोअर की तरफ आएंगे नेगेटिव साइन आएगा। हम लिखेंगे माइनस I1 R1। I1 क्या है, करंट, R1 क्या है, ये रेजिस्टेंस, माइनस I1 R1। फिर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में भी यहाँ वैल्यू ज़्यादा होगी वोल्टेज की, यहाँ पे कम होगी करंट की वैल्यू भी, तो आप लिखेंगे माइनस। अब बेटा यहाँ वही बात आ गई, ये R2 जो है इसमें से दो करंट पास कर रहे हैं, I1 भी और I2 भी। तो फिर हम लिखेंगे, हम इस जिस लूप की हम बात कर रहे होते हैं उसके करंट को में से दूसरे करंट को माइनस किया जाता है, माइनस I1 माइनस I2 R2। अंडरस्टैंड। फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, ये अकेला है, ये जस्ट I1 पे डिपेंड करता है, हम लिखेंगे माइनस I1 R3। फिर आगे हमारे पास बैटरी है, लोअर से हायर की तरफ जब जाते हैं तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये प्लस में होता है, प्लस E1। यही इक्वेशन जो है मैंने आपको राइट की है सोल्यूशन के अंदर बाय यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल। अब आपने क्या करना है, यहाँ आपने लेक्चर वीडियो को पॉज देना है, इस इक्वेशन को नोट डाउन करना है और फिर दोबारा से सुनना है कि मैंने किस तरह से सर्किट को देखते हुए इक्वेशन राइट की थी। ओके, जो इक्वेशन आपने राइट की है उसमें जो वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं, आपको गिवन है डाटा में, वो पुट कर दीजिए। I1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, I2 की भी नहीं है, ठीक है। और आपका जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है जो आपने यहाँ पे राइट कर दीजिए। आपके पास E1 की वैल्यू भी है 6 वोल्ट, हमने यहाँ राइट कर दी। यहाँ पर R की वैल्यू आपने यहाँ राइट कर दी, लेकिन I1 I2 नहीं है। तो आप इस इक्वेशन को मैथमेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस I1 माइनस 4I1 प्लस 2I2 प्लस 6I1 I2 की वैल्यू स्टिल अननोन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दीजिए। नाउ अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल ऑन लूप BEFCB। सिमिलरली उसी तरह जैसे मैंने पहले इक्वेशन राइट की है, आपने ये सर्किट डायग्राम को देखते हुए किरचॉफ सेकंड रूल के लेक्चर को अटेंड करते हुए आपने ये सर्किट डायग्राम की इक्वेशन राइट करनी है। माइनस I2 R4 माइनस I2 R5 माइनस E2 जो बैटरी है आपके पास, माइनस I2 R6। लेकिन यहाँ पर जो R2 रेजिस्टेंस है वो दोनों में कॉमन है, दोनों लूप्स ही कॉमन है इसलिए, और हम सेकंड लूप की बात कर रहे हैं इसलिए I2 में से I1 को माइनस करेंगे, राइट। R4 की वैल्यू गिवन है, लिख दीजिए। R5 की वैल्यू आपके पास है सर्किट डायग्राम के अंदर, R6 की वैल्यू आपके पास है, आपने राइट कर दी। जो जो वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं उन्हें राइट कर दीजिए, और जो वैल्यूज़ आपके पास नहीं हैं उन्हें आप लोगों ने इक्वेशन में एज इट इज़ रहने देना है। जो फाइनली आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनता है माइनस 6I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 10। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस 1 and 2। दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपने जैसे मैथ के रूल में आपने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक इक्वेशन को ताकि दूसरी इक्वेशन के साथ वो इक्वल आ जाए, फिर उन्हें ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप लोगों को याद होगा, तो हम भी ऐसा ही करने लगे हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी ये बन जाएगा 2 6 12 बन जाएगा। 12I2 प्लस 4I1 इज इक्वल टू 20। ये जो इक्वेशन आपकी बनी, आपने इसको उठाकर इक्वेशन 1 में ऐड कर देना है। जब आप सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, माइनस 10I2 प्लस 6 इज इक्वल टू 20। ओके, और फाइनली आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.4 एम्पेयर। इसको आपने वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। माइनस 4I1 प्लस 2I2 की जगह पर माइनस 1.4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 4I1 माई सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन ईजीली कैलकुलेट नाउ वैल्यू ऑफ I1। नाउ यू हैव वैल्यू ऑफ I1 इज 0.8 एम्पियर। ओके, अगेन लिसन टू मी, व्हेन यू हैव कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ I2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। सिंपल कैलकुलेशन है। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू हैव नाउ वैल्यू ऑफ I1 दैट इज़ 0.8 एम्पियर। ओके, साथ साथ आपने अपने सर्किट डायग्राम को भी देखते रहना है।
आप मुझे बता सकते हैं क्या कि करंट हमने इसको लिया था R1 और इसे लिया था R3, कि R1 और R3 में से जो करंट पास कर रहा है क्या वो I1 नहीं है? या मैं आपको दूसरी सर्किट डायग्राम दिखाती हूँ। करंट थ्रू R1 एंड R3, अगर आपके पास I1 करंट की वैल्यू आ जाती है तो आप कह सकते हैं कि करंट R1 और R3 में से I1 पास कर रहा है, ठीक है। तो I1 अगर आपके पास आ गया तो आपने कह देना है, राइट कर देना है कि R1 द करंट पासिंग थ्रू R1 इज इक्वल टू दिस वन एंड करंट पासिंग थ्रू R3 इज इक्वल टू दिस वन। नाउ करंट थ्रू R1 एंड R3 इज इक्वल टू I1 0.8 एम्पियर, करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ठीक है। R2 कॉमन है ना दोनों सर्किट्स के अंदर, इसलिए I1 की बात, फर्स्ट लूप की बात कर रहे हैं तो I1 में से I2 को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद यू कैन ईजीली कैलकुलेट द करंट थ्रू R2 दैट इज़ 2.2 एम्पियर। I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू पुट की, R3 नहीं है बेटा, ये R2 है। R3 का तो करंट हमें पहले ही पता है, करंट थ्रू R2, दिस इज़ R2 एंड दिस वन इज़ I2, ओके। और ये जो है ये I1 भी है आपके पास और ये I3 भी है 0.8 एम्पियर। अंडरस्टैंड? मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। R1 में से I1 पास करेगा और R3 जो है इसको है ये I1 ही, अंडरस्टैंड। I1 करंट ही R1 और R3 में से पास करता है, तो हम कहेंगे I1 भी 0.8 एम्पियर है, I3 भी 0.8 एम्पियर है, और R2 में से जो करंट पास कर रहा है उसको हम I2 कहेंगे और वह 2.2 एम्पियर। Now we are going to calculate for power dissipation in each resistance as the requirement of the question. So the power dissipation through R1 and R3, आपको पता है ना R1 and R3 में से करंट भी सेम था, so that's why इनकी पावर भी सेम होगी। P is equal to I square R, 0.64 watt. This is the power dissipation through R1 and R3. Understand? R2 कौन सी रेजिस्टेंस है? वेरी गुड, जो दोनों में कॉमन है, दोनों लूप में, फर्स्ट वाले लूप में भी और सेकंड वाले लूप में भी। तो थ्रू पावर डिसिपेशन थ्रू R2 इज P इज इक्वल टू I1 माइनस I2 स्क्वायर R2, ओके। I1 माइनस I2 की वैल्यू पुट कीजिए तो ये आती है आपका 9.68 वॉट। द पावर डिसिपेशन थ्रू R4 एंड R6 इज नाउ P इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R4, यहाँ पे आपने R4 राइट कर दिया, I2 स्क्वायर R6, ये दोनों इक्वल हैं, यानी R4 और R6 जो आपके सेकंड लूप के अंदर आते हैं रेजिस्टेंसेस, उन दोनों की पावर डिसिपेशन क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों में से करंट की वैल्यू भी सेम है। R4 की वैल्यू 1 है, I2 स्क्वायर जो है आपके पास 1.4 है, ओके। R6 की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर? 1 है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं P इज इक्वल 1.96 पावर वॉट। दिस इज़ द पावर डिसिपेशन थ्रू रेजिस्टेंस R4 एंड R6। Now the power dissipation through resistance R5 is P is equal to I square R5, यानी फिफ्थ रेजिस्टेंस वैल्यू पुट कर दीजिए। Now you have power dissipation through resistance R5 is 3.92 watt, या आप फिर इस तरह से फाइनल आंसर अपना राइट करेंगे। रिजल्ट, करंट थ्रू R1 इज इक्वल टू R3, यानी जितना करंट R1 में से पास कर रहा है उतना ही R3 में से पास कर रहा है, और वो क्या है? I1 है 0.8 एम्पियर। करंट थ्रू R4 एंड R5 आर इक्वल एंड R6, इन तीनों में से सेम करंट पास कर रहा है, और ये क्या है? I2 है 1.4 एम्पियर, ठीक है। मैच कर लीजिएगा आंसर से अपने सोल्यूशन के अंदर। एंड ये करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू I करंट पास कर रहा है R2 में से, वो है 2.2 एम्पियर। I क्या है? ये दोनों का डिफरेंस है, I2 माइनस I1 या I1 माइनस I2, क्योंकि R2 कॉमन है ना दोनों सर्किट्स के अंदर, इसलिए इसमें से दोनों करंट पास कर रहे होंगे, फिर दोनों करंट हमें यहाँ लिखने पड़ने थे, इसलिए हमने उन दोनों का क्या है यहाँ पे डिफरेंस ले लिया। एंड पावर डिसिपेशन थ्रू R1 इज इक्वल टू R2, वो पावर कितने इन दोनों की? 0.64 वॉट। P1 P2 P3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर थ्रू R1 एंड R2 इज इक्वल टू 0.64 वॉट, and power through R2 is equal to 9.68 watt, and power through resistance R4 and R6 is 1.96 watt, and power through resistance R5 is 3.92 watt. This is this solution of our numerical। अब आपने देखा होगा कितना लॉन्ग सोल्यूशन है, इतने ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल हैं। अब बेटा आपका होमवर्क ये है कि आपने न्यूमेरिकल नंबर 6 and 7, योर होमवर्क इज़ सॉल्व
न्यूमेरिकल नंबर 6 and 7। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।